जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज़ आ रही है? जी सायरा बेटा आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज़। Okay. I'm going to start the lecture. It is the continuation of the previous lecture, that is pathology affecting the knee joint. In this lecture, we are going to learn about the soft tissue injuries and soft tissues that are surrounding the knee joint and get injured as a result of sports-related activities. Okay. So let's start with the soft tissue injuries first. The most common injury that is going to affect the knee joint related to the soft tissues is anterior cruciate ligament injury. ठीक है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि जी काफी पेशेंट्स में कि ACL की इंजरी हो गई है, ठीक है, एंड व्हाई ACL इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर लिगामेंट, बिकॉज जब भी हम लोग नी जॉइंट को बेटा एक्सटेंड करते हैं तो क्वाड्रिसेप मसल जब टिबिया को पुल करता है इन द एंटीरियर डायरेक्शन, एंटीरियरली प्रेजेंट है ना क्वाड्रिसेप, तो जब भी क्वाड्रिसेप एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके टिबिया को एंटीरियरली पुल करता है, जिसकी वजह से टिबिया की रोलिंग भी एंटीरियर साइड पे होती है और ग्लाइडिंग भी एंटीरियर साइड पे होती है, और इसके चांसेस होते हैं कि अगर यहाँ पे लिगामेंट ना हो तो टिबिया क्या कर जाएगी, फिमोरल कॉन्डाइल से आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। So here the anterior cruciate ligament is acting to prevent the excessive anterior translation of the टिबिया, ठीक है। अब अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड वो रप्चर हो जाता है तो अल्टीमेटली आपकी जो क्वाड्रिसेप पुल है वो टिबिया को एंटीरियरली ट्रांसलेट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्सेसिव पेन हो सकती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज, ठीक है। I'm going to share the screen with you people. Now let's start with the lecture. जी, तो सबसे पहले mechanism of injury. If we talk about anterior cruciate ligament, it is most commonly injured among individuals with age between 20 to 40 years. 20 to 40 years वो एज है बेटा जिसमें सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, ठीक है। इसीलिए इस एज के अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यूजुअली जो ACL लिगामेंट है वो रप्चरिंग या ACL इंजरी जो है वो ऑकर करती है एज अ रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल, एक्सक्यूज मी सर, या रग्बी। जी बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम सर, अभी हमारा 2:30 पे वाइवा था सर, सेक्शन ई का। जी बेटा वाइवा है, मैंने लेक्चर ले लिया, आप उनको वाइवा स्टार्ट कर। ओके सर, थैंक यू। सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी किस वजह से हो सकती है? मोस्टली स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो आपका इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के दो मैकेनिज्म्स हैं, द वन इज कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म क्या है कि डायरेक्टली एक ओपोनेंट प्लेयर एक दूसरे प्लेयर के साथ आके टकराए जिसकी वजह से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर्ड हो जाए, एंड दैट कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म इज द वेल्गस फोर्स, ठीक है। अच्छा, वेल्गस फोर्स क्या है? जो कि लेटरल टू मीडियल डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है, मतलब कि एक प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर के नी की लेटरल साइड के ऊपर पुश करे, ठीक है, या वो अपने फुट के साथ पुश करे या किसी भी तरीके से वो उसको पुश कर रहा है अपनी किसी भी बॉडी की उसके साथ बॉडी पार्ट के साथ, और उसके ऊपर इतनी वेल्गस फोर्स क्रिएट हो जाए कि आपका जो नी है वो ट्विस्ट कर जाए, ठीक है। तो
अल्टीमेटली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि इस एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के साथ साथ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस ये दोनों सॉफ्ट टिश्यूज भी इंजर्ड होंगे जब वेल्गस फोर्स अप्लाई होगी या जब कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म की वजह से एसीएल की इंजरी होगी। ठीक है बेटा, बात की समझ आ रही है? कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म की वजह से जब भी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर्ड होगा तो सिर्फ एसीएल की इंजरी नहीं होगी बल्कि मीडियल मेनिस्कस की भी इंजरी होगी और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी इंजर कर जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि दैट इज एन अनहॉली ट्राइएड। ठीक है, नाउ वो कहते हैं कि दिस इज द कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म। ठीक है, एंड द नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म इज कि एक इंडिविजुअल है, उसका फुट जो है वो प्लांटेड है ऑन द फ्लोर। ठीक है, और जो टिबिया है वो एक्सटर्नली रोटेट कर जाए। वो टिबिया क्या कर जाए? नी फ्लेक्स पोजीशन में स्लाइटली। ठीक है, फुट प्लांटेड हो ग्राउंड पे और टिबिया एक्सटर्नली रोटेट कर जाए तो देयर इज अ चांस कि आप एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर्ड हो जाएगा। दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें कोई भी दूसरा इंडिविजुअल आके पुश या फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा उसके नी जॉइंट के ऊपर। ये एक इंडिविजुअल की अपने नी जॉइंट की अलाइनमेंट है या पोजीशन है जिसकी वजह से एसीएल इंजर्ड हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कि दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म। ठीक है जी बच्चों, इस बात की समझ आ रही है पार्टिसिपेंट्स? ठीक जी है, सर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म। ठीक है, व्हेन द फुट इज प्लांटेड ऑन द ग्राउंड, नी जॉइंट इज स्लाइटली फ्लेक्स्ड और जो टिबिया है वो एक्सटर्नली रोटेट कर जाए इस फ्लेक्स्ड नी पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? एसीएल इंजर्ड हो जाएगा। There is another non-contact mechanism, and that is the simpler one, KG, if there is a hyperextension of the knee joint. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब नी जॉइंट एक्सटेंड कर रहा होता है तो आपकी टिबिया जो है वो एंटीरियरली रोलिंग करती है, एंटीरियरली ग्लाइड करती है, और इसकी एंटीरियर ग्लाइडिंग को एक लिमिट में रखने के लिए अल्लाह ताला ने एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रखा हुआ है। ठीक है, ताकि क्वाड्रिसेप पुल को नलिफाई किया जा सके और वो एंटीरियर इतना ज्यादा इंटीरियर ट्रांसलेट ना कर दे टिबिया को कि टिबिया फीमर से आगे चली जाए। ठीक है, सो अगर हाइपर एक्सटेंडेड होगा, हाइपर एक्सटेंशन होगी, फोर्सफुल हाइपर एक्सटेंशन होगी, तो अल्टीमेटली एसीएल के ऊपर क्या आना शुरू हो जाएगा? स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एसीएल की स्ट्रेस लेवल से ज्यादा फोर्स हुई हाइपर एक्सटेंशन की, तो एसीएल क्या कर जाएगा? इंजर्ड कर जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म अफेक्टिंग द नी जॉइंट और अफेक्टिंग द एसीएल इंजरी। यहां तक बेटा बात की समझ आ गई है? जी, तो नाउ इफ द एसीएल इज गोइंग टू बी इंजर्ड, वो कहते हैं कि जब एसीएल इंजर्ड हो जाए, ठीक है, और पेशेंट, ठीक है, उसी इंजर्ड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहे, एक्टिविटीज, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो सारे का सारा किनको बेयर करना पड़ता है? बाकी सराउंडिंग के सॉफ्ट टिश्यूज को बेयर करना पड़ता है। किस चीज का स्ट्रेस? नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि एक लिगामेंट का लॉस हो चुका है, अब जो बाकी लिगामेंट्स हैं या बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करेंगे? उस नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश के अंदर वो अपनी जो एक स्टेबलाइजिंग फंक्शन है वो लॉस कर बैठेंगे। ठीक है, लूज कर देंगे वो अपनी स्टेबिलिटी को, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो तमाम स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे? लेग्जिटी में चले जाएंगे। जब वो कहते हैं कि ये तमाम स्ट्रक्चर्स लेग्जिटी में चले जाते हैं तो अल्टीमेटली पेशेंट क्या करता है? अपनी क्वाड्रिसेप की एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, दिस इज अ कंपनसेटरी फंक्शन। ठीक है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि जी एसीएल की इंजरी के बाद पेशेंट क्या करेगा? अपने क्वाड्रिसेप की एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर देगा। एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस क्यों करेगा? ताकि नी जॉइंट के ऊपर कम से कम फोर्सेस क्रिएट हों उस नी जॉइंट के ऊपर जहां पर एसीएल की इंजरी हुई थी। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होगा कि उस गेट को हम क्या कहेंगे कि दैट इज अ क्वाड्रिसेप अवॉइडेंस गेट। ठीक है, ऐसा गेट जिसमें क्वाड्रिसेप की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को क्या किया जा रहा है? अवॉइड किया जा रहा है, दैट इज अ क्वाड्रिसेप अवॉइडेंस गेट। नाउ
पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कैसे इंजर्ड होता है? वो कहता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ऐसे इंजर्ड होता है कि लेट्स से एक इंडिविजुअल है जो कि गाड़ी चला रहा है और गाड़ी किसी जगह पे जाके हिट होती है। अब आपको पता है गाड़ी में जो सिटिंग पोजीशन होती है उसमें क्या होता है, नी भी फ्लेक्स्ड होते हैं, आपके हिप जॉइंट भी फ्लेक्स्ड होते हैं, और यही फ्लेक्स नी जॉइंट अगर डैशबोर्ड पे जाके स्ट्रक करे, ठीक है, डैशबोर्ड के साथ स्ट्रक करे या डैशबोर्ड नी फ्लेक्स नी के साथ स्ट्रक करे, मीन्स टू से टिबिया को पोस्टीरियरली पुश करने की कोशिश करे डैशबोर्ड फ्लेक्स नी में ड्यूरिंग नी फ्लेक्स नी जॉइंट, तो क्या होगा कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी फॉर द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का सेम वही मैकेनिज्म है जो कि हमने कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म पढ़ा है फॉर एसीएल इंजरी। अगर तो कोई वेल्गस फोर्स अप्लाई हो रही है किसी ओपोनेंट प्लेयर से, ठीक है, मीन्स टू से कि फुट है, ठीक है, जैसे डायरेक्ट फुटबॉल में आपने देखा होगा कि जो ओपोनेंट प्लेयर है अगर वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी दूसरे प्लेयर के नी के लेटरल साइड के ऊपर लैंड कर जाए, उसका फुट लैंड कर जाए, तो क्या होगा कि एक वेल्गस फोर्स क्रिएट होगी जो कि बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी, लेटरल टू मीडियल डायरेक्शन। उस वेल्गस फोर्स की वजह से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या कर जाएगा, टियर हो जाएगा, क्योंकि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ने वेल्गस फोर्स को प्रिवेंट करके रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कैसे इंजर्ड कर सकता है कि अगर एक वेरस फोर्स अप्लाई हो, वेरस फोर्सेस के मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन से मूव करे, ठीक है। मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मीडियल डायरेक्शन से एक फोर्स आए जो कि नी जॉइंट को लेटरली डायरेक्ट मूव करवा दे, जिसकी वजह से लेटरल कोलेटरल लिगामेंट क्या कर सकता है, इंजर्ड हो सकता है। अब वो कहते हैं वेरस फोर्स के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसीलिए लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी भी बहुत रेयर होती है। क्यों रेयर होती है, वेरस फोर्स क्यों नहीं अप्लाई होती, क्योंकि आपके ऑपोजिट साइड का नी जॉइंट सामने आ जाता है, ठीक है। वेरस फोर्स कैसे अप्लाई होगी, वेरस फोर्स तभी अप्लाई हो सकती है ना जब आपका सिर्फ एक सिंगल नी जॉइंट आगे हो, ठीक है। अगर तो दोनों नी जॉइंट्स हैं आमने एक दूसरे के, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये लेग्स हैं, ठीक है, अगर तो वेरस फोर्स लाइक दिस यहां से अप्लाई होगी ना, अगर ये लेग नहीं होगी तो वेरस फोर्स इजीली अप्लाई हो सकती है, लेकिन जब ये लेग होती है तो इस वेरस फोर्स के अप्लाई होने के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी के भी चांसेस कम है। जी बेटा, बात की समझ आई है पार्टिसिपेंट्स? जी सर। Yes, sir. ओके, नाउ लिगामेंट इंजरीज अमंग फीमेल एथलीट्स। वो कहते हैं कि अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म की बात करें तो फीमेल्स आर मोर प्रोन टू एसीएल इंजरी एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। वो कहते हैं किस वजह से, क्योंकि देयर आर 4 रिस्क फैक्टर्स दैट आर actually predisposing female athletes towards ACL injury as compared to males. तो सबसे पहला क्या फैक्टर है, दैट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या है कि एक किसी भी इंडिविजुअल का फुट या आप कह लो किसी भी इंडिविजुअल के फुट का, हाउ द फुट रिएक्ट्स विद द ग्राउंड, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में अगर हम देखें तो सरफेस एरिया फुट का एज कंपेयर टू मेल्स इट इज लेस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फुट इतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर सकता चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ या अनइवन सरफेसेस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल्स में बहुत जल्दी ये चांसेस हैं कि वो अपने एसीएल को इंजरी करवा बैठें। किस वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, फुट टू ग्राउंड इंटरफेस की वजह से, ठीक है। समझ आ गई बात की। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनाटॉमिकल रिस्क फैक्टर्स। एनाटॉमिकल रिस्क फैक्टर्स में आपके पास आ जाता है साइज ऑफ द फिमोरल नॉच, ठीक है। एक्चुअली फिमोरल नॉच का साइज क्या मैटर करता है, क्योंकि फिमोरल नॉच से एसीएल की ओरिजिन हो रही होती है, ठीक है। तो फिमोरल नॉच का साइज, ठीक है, जितना कम होगा उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे लिगामेंट की इंजरी के, ठीक है, क्योंकि फिमोरल नॉच का साइज अगर कम होगा तो एसीएल की ओरिजिन जो है वो ज्यादा स्पेस में प्रेजेंट होगी,
एज कम्पेयर टू अगर फ्यूमोरल नॉच का साइज नॉर्मल है या बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फीमेल्स में, ठीक है, ड्यू टू द थिन बॉडी मास, ठीक है, अराउंड द नी जॉइंट, ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि ACL को एक बहुत मतलब नी जॉइंट जो है वो ज़्यादा स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का साइज मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, जिसकी वजह से ACL की इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इज द हार्मोनल डिफरेंसेस। हार्मोनल डिफरेंसेस में एस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है, इन द इंटेग्रिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज। तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाए, जैसा कि एडवांस एज में होता है, आफ्टर 30 इयर्स एस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, उसी वजह से क्या होता है कि आपका ACL लिगामेंट की जो इंटेग्रिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती कि वो इन स्ट्रेसेस को या इन फोर्सेस को बेयर कर सके। लास्ट रिस्क फैक्टर इज अबाउट द बायोमैकेनिकल रिस्क फैक्टर्स। बायोमैकेनिकल रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या है कि हाउ द लोअर एक्सट्रीमिटी इज वर्किंग इन अ क्लोज चेन एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लोज चेन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि अलाइनमेंट ऑफ द हिप जॉइंट और द फीमर ओवर द नी जॉइंट एंड द टिबिया and the alignment of the knee joint and tibia over the ankle joint and foot, ठीक है। this is the closed chain reactivity or the closed chain एक्टिविटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो क्लोज चेन में किस तरीके से एक्ट कर रहा है आपका नी जॉइंट, ठीक है। अब वो कहता है मेल्स में जो क्लोज चेन एक्टिविटीज हैं दे आर मोर बेटर एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है, सही है। जिसकी वजह से वो कहता है कि जी आपकी जो ACL इंजरी है इट इज मोर कॉमन अमंग फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। The next thing we are going to study is about the what are the impairments. अच्छा बेटा, ACL इंजरी जब होती है तो या अगर ACL इंजरी माइल्ड से मॉडरेट हो या फर्स्ट और सेकंड डिग्री की लिगामेंटस इंजरी है, तो फिर आपका जॉइंट स्वेल कर जाता है ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। अगर लिगामेंट इंजरी थर्ड ग्रेड की है, मीन्स टू से स्वेयर ग्रेड की इंजरी है जिसमें आर्टीरियल फ्लेक्सेस अराउंड द नी जॉइंट वो भी रप्चर कर गया है, तो अल्टीमेटली आपके जॉइंट में स्वेलिंग हो जाएगी विद accumulation of the blood, ठीक है। in both situations, ठीक है, whether it is accumulation of the fluid, whether it is accumulation of the blood, there will be restricted range of motion and there will be a pain, ठीक है, ऑन एक्टिविटी, ऑन मूवमेंट, ठीक है। एक तो मूवमेंट में भी पेशेंट को पेन आना शुरू हो जाएगी, और सेकेंडली जो फर्स्ट और सेकेंड डिग्री के पेशेंट्स होंगे उनमें यूजुअली जो पेन आएगी वो वेट बेयरिंग के वक्त आएगी, एम्बुलेशन के वक्त आएगी। एम्बुलेशन के वक्त पेशेंट को फील होगा कि जैसे माई नी जॉइंट इज गिविंग आउट, ठीक है, या मेरा नी जॉइंट जो है वो अभी डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। समझ आगे बात कि थर्ड डिग्री के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होती ही इंस्टेबिलिटी है क्योंकि लिगामेंट कंप्लीटली रप्चर कर जाता है। जब थर्ड डिग्री की इंजरी हो रही हो बेटा तो तब स्वेयर पेन होती है, लेकिन आफ्टर दैट अगर हम लिगामेंट को स्ट्रेच करें ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, अगर मैं किसी पेशेंट के लिगामेंट को स्ट्रेच करूंगा तो अल्टीमेटली उस लिगामेंट की, क्योंकि कोई भी कनेक्शन नहीं रह जाता उनके दोनों ब्रोकन एंड्स के दरमियान, जिसकी वजह से स्ट्रेस के वक्त कोई पेन नहीं होगी, जबकि फर्स्ट और सेकंड डिग्री में जब हम लिगामेंट को स्ट्रेच करते हैं तो पेशेंट को पेन होगी, ठीक है। नाउ व्हाट आर द जनरल इंडिकेशंस, ठीक है, ऑफ लिगामेंट रिपेयर, ठीक है। वो कहता है कि एक तो पहली बात क्या है कि अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाए तो तब हम लोगों ने लिगामेंट को रिपेयर करना है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब पेशेंट की जो मूवमेंट है या पेशेंट की जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है जब वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो तब भी हम किसकी तरफ लेकर जाते हैं, अब लिगामेंट रिपेयर की तरफ लेकर जाते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज। लिगामेंट ACL को रिपेयर करने के लिए वो कहता है कि ओपन सर्जरी भी हो सकती है, ठीक है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है और एंडोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से लिगामेंट की सर्जरी परफॉर्म करने के लिए दो किस्म की और सर्जरीज हैं, इंट्रा आर्टिकुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर भी हो सकती है।
बेटा याद रखना है, इंट्रा आर्टिकुलर वो सर्जरी है जिसमें हम जॉइंट कैप्सूल को कट करके डायरेक्टली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है, विद एनी ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सर्जरी का मतलब क्या है कि हम जॉइंट कैप्सूल को ओपन नहीं करेंगे, बल्कि हम जॉइंट कैप्सूल की आउटर साइड पे, ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जैसा कोई और सॉफ्ट टिश्यू इंसर्ट कर देंगे ताकि वो भी किसके तौर पर एक्ट कर सके, एक स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट कर सके, ऐसा फंक्शन परफॉर्म करे जैसा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट परफॉर्म कर रहा है। दैट इज द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यूजुअली जो इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर है, ठीक है, वो यूजुअली इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर वो प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग ओपन अप्रोच के थ्रू परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिपेयर होता है किसका, एसीएल के ब्रोकन एंड्स का। दोनों एसीएल के ब्रोकन एंड्स को अप्रोक्सीमेट करके वहां पर सुचरिंग की जाती है, स्टैपल किया जाता है, जॉइंट कैप्सूल को बंद किया जाता है और पेशेंट को इमोबिलाइज कर दिया जाता है। वो कहते हैं ड्यू टू दिस इमोबिलाइजेशन, क्योंकि इस इंट्रा आर्टिकुलर सर्जरी में काफी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन चाहिए होती है, तो इस प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से, ठीक है, और हीलिंग की वजह से, पुअर हीलिंग कैपेबिलिटी ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पेशेंट की जो सक्सेसफुल रेट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। दो रीजंस हैं, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन और सेकंड क्या है, पुअर हीलिंग ऑफ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इन दोनों वजूहात की वजह से पेशेंट की जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसकी जो सर्जरी होती है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती, ठीक है जी। फातिमा बेटा। एक्सक्यूज मी सर, मैं फातिमा हूँ। मैंने आपको मेल की थी, शायद आपकी मेल मैंने अभी पढ़ी है। सर मैं आपको मेरे पापा मामा दोनों डॉक्टर हैं और मैं आईवी पे हूँ इस वक्त। मतलब मैं बिल्कुल भी खा पी नहीं सकती। मेरा कल वाइवा है। मैं वाइवा मुझे देने में कोई मसला नहीं, मैं आ भी जाऊंगी। लेकिन सर मेरे पास अभी इस वक्त आपको भेजने के लिए कोई प्रॉपर परफॉर्मर नहीं। मेरे बाबा खुद डॉक्टर हैं। आप खुद, मैं कल जब आऊंगी तो आप देख लीजिएगा मेरी कंडीशन। मैं जब लास्ट टाइम मैम सोमिया से भी मिलकर आई थी तब भी मैं आईवी पे ही थी। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। बेटा मैं आपको ईमेल पे रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मेरी वाइवा अगर आगे हो सकता है तो मैं बहुत इस चीज के लिए थैंकफुल होंगी, क्योंकि मैं बहुत सीरियस कंडीशन पर हूँ। मैं 2 दिन हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हूँ। बेटा मैं आपको ईमेल कर देता हूँ अभी, ठीक है, मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ना बेटा यहाँ तक पता चल गया कि इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर कैसे होता है, थ्रू द डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, थ्रू द ओपन अप्रोच, और जिसमें डायरेक्ट रिपेयर किया जाता है। तीन चीजें, इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर किसके थ्रू होगा, ओपन अप्रोच के थ्रू होगा, और उसमें किया क्या जाएगा, डायरेक्ट सुचरिंग की जाएगी किसकी, ब्रोकन एंड्स ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब वो कहते हैं कि इसके अलावा बजाय इसके कि हम लिगामेंट को एंड टू एंड रिपेयर करें या सुचरिंग करें, वो कहते हैं एक इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि उसमें क्या किया जाए, ओपन अप्रोच के थ्रू, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए, मीन जॉइंट कैप्सूल को कट किया जाए और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के जो दो ब्रोकन एंड्स हैं उनके दरमियान एक टिश्यू को ब्रिज के तौर पर सुचर कर दिया जाए, ठीक है। वो कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोबारा से आपको प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और जब आप दोबारा प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, पेशेंट की हीलिंग जो है वो बहुत स्लो रहेगी, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। थर्ड हमारे पास क्या आ जाती हैं कि ऑप्शन क्या आ जाते हैं कि या हम आर्थ्रोस्कोपिकली लिगामेंट को डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिपेयर कर दें, या हम एंडोस्कोपिकली एसीएल को डायरेक्ट एंड टू एंड रिपेयर कर दें, ठीक है। इन दोनों के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर परफॉर्म्ड थ्रू ओपन अप्रोच, ठीक है। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए, ठीक है। अब वो कहते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि किसी और टिश्यू को लेके, ठीक है, वहां पे जॉइंट कैप्सूल की बाहर वाली साइड के ऊपर इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है कि वो सेम वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करे जैसा कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट परफॉर्म कर रहा है,
ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर। अब वो कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर है उसमें हम दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ऑटोग्राफ यूज कर लें, मींस पेशेंट के अपनी बॉडी में से कोई टिश्यू को एक्सरसाइज करके यूज कर लें, या फिर वो कहते हैं कि हम एलोग्राफ यूज कर लें, ठीक है, मींस किसी और बॉडी से टिश्यू को एक्सरसाइज करके हम लोग क्या कर लें, वहां पर इंसर्ट कर दें, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर। अब वो कहते हैं कि जी जब हम किसी और पेशेंट के टिश्यू को निकालते हैं तो ऑब्वियसली उस टिश्यू को हमें क्या करना पड़ता है, स्टेरिलाइज करना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो जब वो कहते हैं हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो हीलिंग होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, उस टिश्यू की हीलिंग स्लो डाउन हो जाती है। तो इसलिए एलोग्राफ से ज्यादा बेहतर क्या है कि हम ऑटोग्राफ को यूज करें, पेशेंट के अपने टिश्यू को यूज करें। अब वो कहता है कि आपके पास दो किस्म के ऑटोग्राफ हैं, एक है बोन पेटेलर टेंडन बोन ग्राफ, ठीक है। बोन पेटेलर बोन ग्राफ का मतलब क्या है कि देखें ऊपर आपके पास पेटेला है, नीचे आपके पास पेटेलर टेंडन है, और पेटेलर टेंडन कहां पर इंसर्ट हो रहा है, टिबियल ट्यूबरोसिटी पर हो रहा है। हम पेटेला के थोड़ा सा पोर्शन, बोन का थोड़ा सा पोर्शन कट करें अलोंग विद द पेटेलर टेंडन अलोंग विद द टिबियल ट्यूबरोसिटी, तो दोनों एंड्स के ऊपर क्या होगी, बोन होगी, और सेंटर में क्या होगा, आपके पास पेटेलर टेंडन होगा। तो दैट इज कॉल्ड बोन पेटेलर टेंडन बोन ऑटोग्राफ। ये वो कहता है गोल्ड स्टैंडर्ड टिश्यू है जो कि हम एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड आपके पास क्या है, हैमस्ट्रिंग टेंडन, ठीक है। वो कहते हैं कि हैमस्ट्रिंग टेंडन में क्या आ जाता है, स्पैमिटेंडिनोसिस ग्रेसिलस टेंडन। क्या सेमिटेंडिनोसिस और ग्रेसिलस का एक ही टेंडन है, हम उस टेंडन को थोड़ा सा कट करके यूज कर लें ऑटोग्राफ के लिए, तो ये भी एक अल्टरनेट है जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जब हम इन ऑटोग्राफ टिश्यूज को कट करके इंसर्ट कर देते हैं, कहां पर इंसर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मींस जॉइंट कैप्सूल की बाहर वाली साइड के ऊपर जब हम उनको इंसर्ट कर देते हैं टिबिया और फीमर के दरमियान, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि इन ऑटोग्राफ में सबसे पहले क्या हो जाती है, ए वेस्कुलैरिटी आती है। क्या आती है, ए वेस्कुलैरिटी और रिड्यूस्ड वेस्कुलैरिटी, इनकी जो वेस्कुलराइजेशन होती है वो कम हो जाती है आफ्टर इंसर्शन, लेकिन आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम वीक्स इनकी जो वेस्कुलैरिटी है वो दोबारा से रीगेन हो जाती है, ठीक है। और जब वो कहते हैं कि दोबारा से रीगेन होती है तो इनकी हीलिंग जो है वो जल्द होना शुरू हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर लेते हैं, ठीक है, कि ये एक्ट कर सके किसके तौर पर, एसीएल लिगामेंट के तौर पर, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो ड्यूरिंग 6 to 8 वीक्स है, इनिशियल 6 to 8 वीक्स, दे आर वेरी मच डेंजरस फॉर दीज ऑटोग्राफ। इनके ऊपर अगर हल्का सा भी लोड ज्यादा हो जाए तो ये फेल हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ द लिगामेंट सर्जरी एंड रिहैबिलिटेशन। हम एसीएल की या किसी भी लिगामेंट की सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं या रिकंस्ट्रक्शन करें तो हमारा गोल क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो है कि हमारी मूवमेंट बेहतर हो जाए, ठीक है, एम्बुलेशन पेशेंट की बेहतर हो जाए, स्टेबिलिटी पेशेंट को मिल जाए, पेशेंट की जो मूवमेंट या जो पेशेंट की वेट बेयरिंग एक्टिविटीज है वो पेन फ्री हो जाए, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो अपने प्री इंजरी लेवल तक आ जाए, ठीक है। समझ आ गई बात की। These are the important goals of the ligament surgery. अच्छा, नाउ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ने लगे कि एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। उसके लिए सबसे पहले है व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहली इंडिकेशन क्या है, इफ देयर इज अ इंस्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, पेशेंट के देयर आर फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ बकलिंग, तो भी हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे। बकलिंग का मतलब क्या, पेशेंट चल रहा है और एकदम पेशेंट का नी फ्लेक्स कर जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, सर आपने वाइवा कब लेना है?
बेटा मैं लेक्चर ले लूँ, मैं आप लोगों को वाइवा ले लेता हूँ। जी जी सर, थैंक यू सो मच। ACL इंजरी साथ साथ अगर MCL की भी इंजरी हो जाए या किसी और सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो जाए तब भी हम ACL रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। लास्ट में आपके पास है इफ देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ फ्री इंजरी। हायर रिस्क ऑफ फ्री इंजरी किस में होता है? एथलीट्स में, ठीक है। इफ देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ फ्री इंजरी तो तब भी हम ACL रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं। नाउ व्हाट आर द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन? बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है कि हम किस सूरत हाल में रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे या सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे। दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। एंड रिलेटिव मीन्स के अगर ये कंडीशंस हैं तो फिर हम इन कंडीशंस के खत्म होने का इंतजार करेंगे, ठीक है। और जब ये कंडीशन खत्म हो जाएगी तो फिर हम सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर ये वाली कंडीशंस प्रेजेंट होंगी तो ये हमेशा के लिए प्रेजेंट होंगी, हम इन कंडीशन में कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? वो कहते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहा है, ठीक है, वो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो हमें उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आना है। तो वो एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी? इंडिकेशन हो जाएगी। सेकंड क्या है? एडवांस आर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। अगर तो देयर इज एन एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस तो अल्टीमेटली हम उसके आर्थराइटिस को भी ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्थरोप्लास्टी। फिर क्या है? वो कहते हैं कि इफ देयर आर इनफ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ इंस्टेबिलिटी या बकलिंग। हमने पिछले में जो इंडिकेशंस हैं कि फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हैं बकलिंग के। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या? इनफ्रीक्वेंट, महीने में 1, 2, 3 दफा अगर नी जो है वो फ्लेक्स कर देते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए रिकंस्ट्रक्शन परफॉर्म की जाए, ठीक है। लास्ट वन इज कि जी जो ऐसा पेशेंट जो कि पोस्ट ऑपरेटिव रिस्ट्रिक्शन को फॉलो ना कर सके या पोस्ट ऑपरेटिव कंप्लायंस शो ना करे, ठीक है, अपनी रिहैबिलिटेशन के दौरान अगर वो अब बर्दाश्त नहीं दिखाता, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं कि हमें जरूरत नहीं है वहां पे रिकंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने की, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो सुस्ती दिखाएगा या वो पेशेंस नहीं दिखाएगा, कंप्लायंस नहीं दिखाएगा तो अल्टीमेटली पेशेंट की वो सर्जरी भी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, ठीक है। नाउ वो कहते हैं कि सबसे पहली जो रिकंस्ट्रक्शन ACL की जो रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो है आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड या एंडोस्कोपिकली असिस्टेड, ठीक है। मतलब जो मोस्ट कॉमनली आजकल यूज हो रही है उसमें हम आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं या एंडोस्कोपिकली असिस्टेड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑटोग्राफ। अब वो कहते हैं कि अगर तो बोन पेटलर टेंडन बोन ग्राफ्ट यूज किया है, ठीक है, तो हमने इसको कैसे इंसिजन देनी है? लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देनी है, ठीक है। और वही नी जॉइंट से बोन पेटलर टेंडन बोन ग्राफ्ट निकालना है जिस नी जॉइंट के ACL की इंजरी हुई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हमने सेमीटेंडिनोसिस ग्रेसिलस टेंडन का ग्राफ्ट लेना है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने हाफ, मतलब कि अगर लेट्स से दिस इज द थिकनेस टू लेट्स से दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्रेसिलस सेमीटेंडिनोसिस टेंडन, तो हम इसका हाफ क्या करेंगे? सेंटर से इसको इंसाइज कर देंगे, हाफ वहां पर रहने देंगे और हाफ को हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे फॉर ऑटोग्राफ, ठीक है। ये दोनों की है। और वो जो बोन पेटलर टेंडन बोन है उसको हम लोग 1/3 पोर्शन से कट करते हैं। मतलब जो पेटलर टेंडन है उसके साथ हम 3 पोर्शन रहने देंगे और सिर्फ एक पोर्शन को हम लोग इंसाइज कर लेंगे, ठीक है, कट करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जैसे ही हम लोग ग्राफ्ट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग पहले करते हैं। मतलब सबसे पहले तो एक्सरसाइज कर लिया ना, कट करके इन ऑटोग्राफ को निकाल लिया। अब उनको प्रॉपर्ली हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनकी सर्फेसेस को स्मूथन करना है, ठीक है, उनको स्टेरिलाइज करना है ताकि वो इन्फेक्शन ना कर सकें, ठीक है, उनको कंप्लीटली स्मूथ करना है, उनकी बोन के एंड को भी, उनके टेंडन को भी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो फिमोरल नॉच है और जो टिबियल टिब्रोसिटी है
ठीक है, जहां पर इंसर्शन है और जहां से ओरिजिन हो रहा है एसीएल इंजरी, एसीएल का, वहां पे हम लोगों ने ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है और उस ड्रिलिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, इन ऑटोग्राफ को इंसर्ट करना होता है। ठीक है, अब आप खुद इस चीज को देखें कि यहाँ पे जब हम इनको टनल से गुजारते हैं तो ये प्रॉपरली वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसा कि एसीएल परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एसीएल की ही पोजीशन के ऊपर क्या करनी होती है, वो करनी होती है, ड्रिलिंग करनी होती है, और इसी तरीके से जो टिबियल प्लेट्यू है वहां पर भी हम लोगों ने वो करनी होती है, ड्रिलिंग करनी है, ताकि ये प्रॉपरली क्या कर सके, उसी जगह पर फिट हो सके ऑटोग्राफ जिस जगह पर एसीएल है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या हैं एसीएल इनके रिपेयर के। सबसे पहले तो है कि जी अगर हम बोन पेटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट यूज करें तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। वो कहते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल उतनी होती है जितनी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की है। ठीक है, फिर वो कहता है कि क्योंकि इसके दोनों एंड्स के ऊपर बोन होती है तो हमने जहां पर इंसर्ट किया है वहां पर भी बोन्स हैं, एक साइड पे फीमर है तो दूसरे साइड के ऊपर टिबिया है, और बोन टू बोन हीलिंग ज्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि देयर विल बी रैपिड रीवैस्कुलराइजेशन। ऑब्वियसली जब बोन टू बोन हीलिंग हो रही है तो वो वहां पर वैस्कुलैरिटी जल्दी इंक्रीज हो जाएगी और जल्दी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, और वो कहते हैं कि इसमें पेशेंट जो है वो प्री इंजरी लेवल तक रिटर्न कर सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द बोन पेटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ग्राफ्ट। वो कहते हैं क्योंकि हमने इसको पेटेला से निकाला है, पेटेला को भी हमने कट किया, हमने पेटेलर टेंडन को भी कट किया, हमने टिबियल ट्यूबरोसिटी को भी कट किया, तो वो कहते हैं यूजुअली एंटीरियर नी पेन आ जाती है जो हमेशा रहती है। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं पेटेला का फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली हमने पेटेला को कट कर दिया। फिर वो कहते हैं पेटेलर टेंडन का रप्चर हो सकता है क्योंकि हमने पेटेला के टेंडन को भी कट किया है। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं लॉन्ग टर्म क्वाड्रिसेप मस्कुलर वीकनेस डेवलप हो सकती है या पैटेलोफिमोरल डिसफंक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बोन पेटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट। अब वो कहते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेमी टेंडिनोसिस ग्रेसिलस ऑटोग्राफ। वो कहते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एसीएल से काफी अच्छी है। ठीक है, इसका ये सबसे पहला एडवांटेज है। फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जहां से आपने सेमी टेंडिनोसिस और ग्रेसिलस को निकाला है, टेंडन से निकाला है, वहां पे आपने किसी भी बोन को नहीं छेड़ा। ठीक है, वहां पे किसी बोन को डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी एपिफिजियल प्लेट, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, वो कहते हैं कि जहां से आप इसको एक्सरसाइज करते हो, जिस टेंडन से आप इस ऑटोग्राफ को लेते हो, वहां पर रीजनरेशन कैपेबिलिटी भी है। देखा गया है, रिसर्चेज है कि वहां पर जो टेंडन बाकी रह जाता है वो रीजनरेट भी कर जाता है थोड़ा बहुत। और नेक्स्ट क्या है, वो कहते हैं कि जी जो नी फ्लेक्सर की स्ट्रेंथ है, नी फ्लेक्शन की जो स्ट्रेंथ है, उसका जो लॉस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीजन ऑफ द सेमीटेंडिनोसिस ग्रेसिलस टेंडन, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेंथ के ऊपर वापस आ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज। अच्छा, वो कहते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ टेंडन को क्या करना है, बोन टू बोन इंसर्ट करना है। जहां हमने आर्टिफिशियली बोन के साथ टेंडन को बोन के साथ अटैच करना हो, दैट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, सही है, हम उसको इतना अच्छा परफेक्टली स्विचर नहीं कर सकते बोन के साथ जितना अच्छा अल्लाह ताला ने किया हुआ। ठीक है, सो सबसे पहली तो बात ये कि ये एक डिसएडवांटेज है, ये इतना रिलायबल फिक्सेशन नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि इसकी हीलिंग टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हीलिंग टाइम इसका प्रोलॉन्ग हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे बोन टेंडन इंटरफेस आता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बोन टू बोन इंटरफेस नहीं है, यहाँ पे बोन टू टेंडन इंटरफेस। फिर वो कहता है कि हैमस्ट्रिंग मसल के क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं, स्ट्रेन्स डेवलप हो सकते हैं ड्यूरिंग अर्ली रिहैबिलिटेशन फेज। और वो कहते हैं कि एंटीरियर ट्रांसलेशन जो है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाती है नी जॉइंट। ठीक है, so this is the disadvantage of the semi tendinosus gracilis autograph.
So dear participants, this is for all today. Any question related to this article? Quick question है? इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है बेटा वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा. Any question related to this article? No, sir. Okay. Thank you बच्चों. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir.